रचना बहुत ही सुंदर और सीधी-सादी सी लड़की, जैसा नाम वैसा ही व्यवहार से थी। मम्मी-पापा का बस एक सपना था कि हमारी रचना को ससुराल भी ऐसा ही मिले। अगर पति या सास कोई भी तेज हुआ तो रचना तो रोती ही रहेगी। रचना के लिए उसके पिता लड़के देखने जाते तो कहीं सास उन्हें कड़क दिखती तो कहीं लड़का तेज लगता तो कहीं ननद 2-3 होती। रचना के पापा कहते हैं कि बस छोटा ही परिवार हो तो ऐसे में घर ही शादी करेंगे। 3 साल बाद आखिर ऐसा परिवार मिला जिसमें 2 ही भाई थे और बड़े जेठ शादीशुदा थे और रचना बस छोटी बहू लाडली बहू बनकर रहेगी। सभी ने यह सोचकर रचना का रिश्ता वहां तय कर दिया। कुछ ही महीनों बाद रचना की अपने मायके से विदाई हुई है और रचना जा पहुंची अपने ससुराल। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस की औरतें सभी कह रही थीं कि बहुत ही सुंदर बहू आई है, बड़ी तो काली है, छोटी बहू तो बहुत ही सुंदर है। कई औरतों ने तो यह बातें जेठानी के सामने ही बोल रही थी। रचना को बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकती थी। उस समय ससुराल की सारी रस्में होती ही सभी रिश्तेदार चले गए। अब रचना के परिवार में जेठ जेठानी और सास ससुर और पति और खुद रचना ही थी। घर का काम रचना और जेठानी सुमन दोनों मिलकर कर लेती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार रात में रचना पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली तो रचना के जेठ जेठानी के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे दोनों झगड़ा कर रहे हों। रचना ने ऐसा ही कुछ सुना। फिर मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। रचना ने अगले दिन भी उसकी आवाज़ सुनी। उसने अपने पति को भी यह बात बताई तो उन्होंने कहा उनका अपना मैटर है, हम क्या कर सकते हैं, और कुछ भी मत बोलना। दिल में सुमन दीदी का स्वभाव बिल्कुल ठीक था तो आगे से उनसे कुछ पूछने का रचना का साहस नहीं हुआ। उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन रात को रचना पानी लेने गई तो उनके कमरे के बाहर से निकली तो रचना ने अपना नाम सुना। रचना चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। सुना कि जेठ जी बोल रहे थे कि तेरे से शादी करके मैं बहुत पछता रहा हूँ। अपनी देवरानी रचना से कुछ पूछ, कितनी सुंदर लगती है वह, और तू है कि इतनी काली, ऊपर से ऐसे ही कपड़े पहनती है, ना अच्छे से रहती भी नहीं। कितनी छोटी उम्र में की है लेकिन बहुत सलीके से रहती है वह। रचना तो इतना सुन अपने कमरे में चुपचाप आ गई। रचना को बहुत अजीब सा लग रहा था। सुबह जब जेठ जी को देखा तो रचना चुपचाप थोड़ा सिहर गई। सुमन दीदी की नज़रें कभी रचना पर तो कभी जेठ जी पर थी। उन्होंने रचना को चाय के बहाने रसोई में भेज दिया। अब से रचना को जेठ जी से डर लगता। अब तो रचना उनके सामने भी जाने से कतराती। रचना अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसके पति भी उसके बिना नहीं रह सकते थे। रचना हर एक छोटी ज़रूरतों के बारे में सोचना, बहुत ख्याल रखना। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन दोनों की खुशियों को शायद नज़र लग गई। एक दिन रचना के पति और जेठ जी दोनों एक साथ कार से घर से निकले कि थोड़ी देर बाद ही किसी का फ़ोन आया। आगे से आवाज़ थी कि ड्राइवर ख़त्म हो गया और उसके साथ ही जो था वह घायल है। बस रचना की तो दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि कार तो रचना के पति चला रहे थे। रचना तो पागल सी हो रही थी। सभी रचना के पास बैठे हुए थे, उसे सांत्वना दे रहे थे, समझा रहे थे। रचना की जेठानी भी रचना के पास बैठी हुई थी। अचानक से रचना को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी जेठानी का हाथ अपने हाथ से हटाकर कहा कि तुम्हें क्या मालूम मेरे दर्द का। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो पता चलता मेरा दर्द। तुम महसूस भी नहीं कर सकती हो। दूर हट जाओ मेरे से। मुझे किसी की भी सहानुभूति नहीं चाहिए। और रचना अपने कमरे की ओर दौड़ चली गई और अंदर से कमरा लॉक कर दिया। रचना भी मरना चाहती थी, लेकिन घर पर सभी लोग होने की वजह से उन्होंने तुरंत ही दरवाज़ा तोड़ दिया और रचना को बाहर
ले आए। रचना बेहोश हो गई। रचना के मम्मी पापा भी आ गए। सब का बहुत बुरा हाल था। रचना को बड़ी मुश्किल से संभाला। रचना की मम्मी 6 महीने तक उसके साथ ससुराल में ही रही। फिर उसको अपने मायके ले गई। वहाँ भी 1-2 महीने काटे। फिर रचना ने कहा, नहीं, मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी। मैं अपने पति की यादों के सहारे जी सकती हूँ। रचना ससुराल आ गई। रचना के मम्मी पापा ने रचना की दूसरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था, लेकिन रचना विधवा होती हुई उसके लिए कोई लड़का हाँ नहीं भर रहा था। रचना के ससुराल वाले भी यही चाहते थे कि रचना के कोई भी बच्चा नहीं है जिसके सहारे वह अपना जीवन काट ले, इसीलिए उसकी दूसरी शादी करना ही सही रहेगा। लेकिन उस समय उन्हें अपनी जात बिरादरी का ऐसा कोई लड़का नहीं मिला। तो रचना के जेठ ने कहा कि मैं रचना से शादी करूँगा, और रचना की जेठानी ने भी कहा कि हाँ, रचना इसी घर में रहेगी और मेरे पति से शादी करेगी। कम से कम अपने घर की बहू अपने घर में ही रहेगी और मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। रचना को भी मैं अपनी सौतन नहीं, अपनी बहन बनाकर रखूँगी। घर के सभी लोग मान गए और रचना के मम्मी पापा ने भी इस बात के लिए हाँ कर दिया। रचना बेचारी क्या करती। शुरुआत में तो रचना ने बहुत मना किया था, लेकिन रचना के साथ ससुर भी सभी ने हाँ कर दी। तो रचना ने भी कहा, जैसा आप लोग चाहें। आखिर रचना की शादी रचना के जेठ से हो गई। रचना अपने कमरे में ही रहती थी। रचना का जेठ भी कभी रचना के पास नहीं आता था और रचना की जेठानी रचना का बहुत ख्याल रखती थी। अभी शादी को 3 महीने हुए थे कि एक रात रचना के जेठ रचना की दरवाजे के बाहर खड़े दरवाजे का गेट बजा रहे थे। रचना ने डरते हुए दरवाज़ा खोला, देखा कि जेठ जी खड़े हैं। रचना ने तुरंत घूंघट कर लिया। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा जेठ नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। उन्होंने काफ़ी देर तक बातें की। धीरे धीरे रचना अपने नए पति से खुलने लगी। पति रचना का बहुत ख्याल रखता और रचना ने महसूस किया कि जेठानी भी उसका बहुत ख्याल रखती है। रात को सोते समय दूध, सुबह में नाश्ता, सब कुछ खुद ही बना कर खिलाती है। अब सभी कहते हैं कि रचना की जल्दी गोद भर जाए। रचना की जेठानी ने रचना का सारा चेकअप कराया। डॉक्टर ने कहा कोई परेशानी नहीं है। रचना की नई पति हमेशा रचना के पास ही रहते हैं। तब भी जेठानी कुछ नहीं बोलती। रचना सोचती है ऐसी तो कोई औरत नहीं होती जो अपने पति को बांट सकती और खुशी खुशी रहे, और यहाँ तो बांटना क्या, मुझे ही दे दिया। अपना पति एक दिन जेठानी दूध डाल रही थी गिलास में, तो पानी लेने गई थी रसोई में। तो रचना ने देखा कि पहले उसमें एक गोली डाली और फिर दूध। रचना चुपचाप अपने कमरे में आ गई। जेठानी सुमन दूध लेकर कमरे में आई और रोज की तरह पीने के लिए बोली। रचना ने कहा, दीदी अभी अभी 1 गिलास पानी पिया है, देखो जग भी पानी है जग में, दूध यहीं रख दो, मैं पी लूँगी। सुमन कहने लगी, अरे तो क्या हुआ, पानी अपनी जगह होता है और दूध अपनी जगह, चलो इतनी बातें करते हैं फिर पी लेना। सुमन वहीं कमरे में बैठी रही। रचना ने कहा, भी दीदी आप परेशान मत होइए, मैं पी लूँगी। लेकिन सुमन ने बहाना बनाया और कमरे में बैठी रही। थोड़ी देर बाद सुमन ने दूध के लिए फिर कहा और कहने लगी, दूध तो पीना ही पड़ेगा, आगे माँ बनोगी तब कमजोरी आ जाएगी। बच्चे को तो तुम ही संभालोगी, मैं तो घर का सारा काम कर लूँगी। रचना सोच रही थी, बच्चे खुद क्यों नहीं कर लेती। रचना ने आखिर बेडशीट ठीक करने के बहाने दूध को बिखेर दिया। सुमन बहुत गुस्सा में हो गई। रचना, यह क्या किया तुमने। रचना, दीदी मैं अभी साफ कर देती हूँ। इतने में रचना ने देखा कि दूध जहाँ बिखरा हुआ था वहाँ बहुत कीड़े मकोड़े आकर मर गए। रचना देखती रह गई। रचना ने कहा, दीदी यह क्या था। फिर दूध में रचना की तेज आवाज़ सुनकर ससुराल के सभी लोग और पति भी आ गए। रचना के कमरे में सभी ने दूध देखा। यह सब कैसे हो रहा है। सुमन, रचना क्या था दूध में।
सुमन डर के मारे कांपने लगी। ससुर जी ने कहा। तभी रचना ने कहा, मैं पानी लेने गई थी, तब सुमन दीदी मेरे लिए दूध लेकर आ रही थी, उसमें एक गोली डाली, मैंने अच्छे से देखा था और वही दूध बिखर गया। तो क्या इसमें जहर था? सुमन रोने लगी। नहीं नहीं। तब सुमन के पति बोले कि सच सच बताओ सुमन, क्या था और सुमन ने ऐसा क्यों किया, वरना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सुमन ने कहा, माफ़ कर दो मुझे, यह जहर था, लेकिन स्लो पॉइजन, जिससे रचना भी नहीं मरे और धीरे धीरे शरीर में जहर फैलने लगेगा। सभी कहने लगे कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसा क्यों किया कि तुमने पहले तो अपने पति से शादी कराई, अब खुद ही रचना को मारना चाहती हो, क्यों? तब सुमन ने सब सच सच बताया कि देवर जी के जाने के बाद आपके बड़े बेटे ने ही दबाव डाला और रचना से शादी करवाने के लिए कहा, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें साफ कहा है कि तुम्हें बच्चे नहीं हो सकते, कम से कम हम भाइयों में से किसी को तो वंश चलाना है, इसीलिए मेरी रचना से शादी करवाओ। अगर कोई देवर भी कर सकता है भाभी से शादी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सुमन के पति की नज़रें भी झुक गई थी, लेकिन उसने तुरंत माफ़ी मांग ली। सुमन जैसा गलत काम तो नहीं किया था। सुमन बहुत पछता रही थी। अब सुमन बोली, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं अपनी बाकी ज़िंदगी किसी आश्रम में बिताना चाहती हूँ। सुमन चली गई। रचना ने भी कुछ दिनों बाद अपने पति को माफ़ कर दिया और एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।